नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। क्या फ्रांस अफ्रीका का युग खत्म हो चुका है? फ्रांस अफ्रीका यानी अफ्रीका के उन हिस्सों पर फ्रांस का असर जहां कभी फ्रांस और बेल्जियम की कॉलोनी हुआ करती थी। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं। इस साल मार्च के महीने में अफ्रीका के 4 देशों की अपनी यात्रा के शुरू करने के मौके पर इमानुएल मैक्रोन ने भी यही बात कही थी। फ्रांस अफ्रीका यानी अफ्रीका में फ्रांस का प्रभामंडल, जिसे बनाए रखने की एक खास रणनीति थी। फ्रांस की यह रणनीति अपने उपनिवेश रहे मुल्कों में तानाशाहों को आगे बढ़ाने की नीति थी। इसके तहत वो फौजी अड्डे स्थापित करता था और मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के देशों के स्वतंत्र हो जाने के बावजूद उनके संसाधनों पर अपना कब्जा बनाए रखने की कोशिश करता था। इमानुएल मैक्रोन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो अफ्रीका में फ्रांस के औपनिवेशिक शासन के खत्म हो जाने के बाद पैदा होने वाले पहले फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 2017 में जब इमानुएल मैक्रोन राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने एक मशहूर बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने उपनिवेशवाद को मानवता के खिलाफ एक अपराध करार दिया था। और राष्ट्रपति चुने जाने के बाद नवंबर 2017 में जब वो बुर्किना फासो की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने एक और बयान देकर अपने ढेर सारे प्रशंसक बना लिए थे। उन्होंने जो बयान दिया था उसे मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसी पीढ़ी से हूं जो ये बताने के लिए अफ्रीका नहीं आती है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन क्या फ्रांस की विदेश नीति की सच्चाई यही है? आइए नाइजर का उदाहरण लेते हैं। वो अफ्रीकी मुल्क जहां अभी अभी तख्ता पलट हुआ है। 26 जुलाई को नाइजर में हुए फौजी तख्ता पलट में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई पश्चिम समर्थक मोहम्मद बजूम की सरकार को हटा दिया गया। इमानुएल मैक्रोन ने इस तख्ता पलट पर फौरन प्रतिक्रिया दी। मैक्रोन ने यह बता दिया कि वो फ्रांस या उसके हितों के खिलाफ किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और फ्रांस इस पर कोई समझौता किए बिना फौरन जवाबी कार्रवाई करेगा। फ्रांस को दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने ऐसे हितों की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है जिसकी वो सुरक्षा करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फ्रांस के वो हित क्या हैं जिनकी वो नाइजर में सुरक्षा करना चाहता है। गौरतलब है कि दुनिया में यूरेनियम का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक नाइजर है और 2022 तक की स्थिति यह है कि नाइजर ने फ्रांस को 17,615 टन यूरेनियम का निर्यात किया, जो फ्रांस की कुल जरूरत का 20% हिस्सा है। अगर नाइजर से यूरेनियम आना बंद हो जाए तो भले ही फ्रांस के परमाणु ऊर्जा उद्योग पर फौरन असर ना पड़े, लेकिन आने वाले दिनों में इसका दबाव जरूर महसूस होगा। हालांकि यूरेनियम पूरी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा भर है। इस समय नाइजर की सड़कों पर फ्रांस विरोधी भावना उबल रही है। वहां के लोगों का कहना है कि इसके लिए खुद फ्रांस ही जिम्मेदार है। फ्रांस की नीतियों को साफ तौर पर नव उपनिवेशवादी नीति की तरह से देखा जाता है। उसका रवैया खुद को बड़ा दिखाने वाला रहा है और अपने पहले के उपनिवेशों के साथ उसका बर्ताव बदला लेने वाले की तरह दिखता है। लिहाजा इस समय नाइजर और अफ्रीका के कुछ अन्य देशों में जो घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे एक कहानी है, एक संदर्भ है। फिलहाल जो सामने आ रहा है उसके जरिए फ्रांस के शोषण करने वाली व्यवस्था की कलई खुल रही है। पश्चिम और मध्य अफ्रीकी देशों के संसाधनों पर फ्रांस की पकड़ कमजोर हो रही है और ऐसा तब हो रहा है जब अफ्रीका के इस अशांत इलाके में रशिया और चाइना अपना असर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने हाल ही में मुहाजिर 10 नाम के अपने एक नए लड़ाकू ड्रोन का प्रदर्शन किया, लेकिन जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा वो ये है कि यह ड्रोन हूबहू अमेरिका के खतरनाक MQ-9 रीपर की तरह दिखता है। इस ड्रोन के लॉन्च के साथ आया संदेश भी कम दिलचस्प नहीं है। इस संदेश में डिमोना के इजरायली परमाणु ठिकाने की तस्वीर थी और उसके साथ ही फारसी और हिब्रू दोनों ही भाषाओं में
बंकरों को तैयार कर लेने की धमकी भी थी। लेकिन ईरान का यह नया ड्रोन कितना कारगर है और ये इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स को कैसे बदलेगा, एक बड़ा सवाल है। ये ईरान का बनाया हुआ सबसे नया लड़ाकू ड्रोन है। कुख्यात अमेरिकी MQ-9 रीपर से मिलते जुलते इस स्वदेशी ईरानी ड्रोन का नाम मोजेर 10 है। मोजेर 10 24 घंटों तक उड़ान भरने में सक्षम है। और ये 2000 किलोमीटर तक की रेंज में उड़ान भर सकता है। ईरान का कट्टर दुश्मन इजराइल आसानी से इस रेंज के दायरे में आ जाता है। ये 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 210 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति के साथ 300 किलोग्राम के अधिक का पेलोड यानी विस्फोटक और मिसाइलें ये ले जा सकता है। ईरान में मौजूदा मोजेर 6 ड्रोन की क्षमता से ये दोगुनी है। इसके अलावा मोजेर 10 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने वाले औजारों और कैमरों से भी लैस है। लेकिन सवाल यह है कि मोजेर 10 की तुलना खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन से कैसे की जा सकती है। MQ-9 रीपर का वजन या विस्फोटक और मिसाइलें ढोने की क्षमता 1746 किलोग्राम है और इस वजन के साथ ये 27 घंटे से ज्यादा समय तक 50,000 फीट की ऊंचाई में हवा में उड़ता रह सकता है। 11 मीटर की लंबाई वाला ये ड्रोन 240 नॉट की अधिकतम गति से उड़ सकता है। लंबी दूरी तक उड़ने वाले रीपर जैसे ड्रोन को ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। हालांकि अतीत में ईरान ने कुछ अमेरिकी ड्रोन्स को पकड़ा है या उनके कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में लेने में वो कामयाब रहा है, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है कि उसने कभी MQ-9 रीपर ड्रोन को अपने कब्जे में लिया है। अमेरिकी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रीपर ड्रोन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बार बार बमबारी करके एक घातक ड्रोन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हालांकि इन अभियानों के लक्ष्य के अलावा दूसरे लोग भी उसकी चपेट में आते रहे हैं। मोजेर 10 को लॉन्च करने के साथ ही ईरान ने एक तस्वीर भी जारी की है। इस तस्वीर में मोजेर 10 को इजरायली परमाणु ठिकाने के ऊपर उड़ते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही फारसी और हिब्रू दोनों ही भाषाओं में बंकरों को तैयार कर लेने की भी धमकी दी गई है, जो इस इलाके में कट्टर दुश्मन रहे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का सबूत है। इस ड्रोन के प्रदर्शन के एक दिन पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर यह आरोप लगाया था कि उसने हाल ही में इजरायलियों के खिलाफ हुए हमलों को उकसाया है और उन्हें फंड किया है। इससे पहले अमेरिका ने भी ये आरोप लगाया था कि ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में रूस को मोजेर 6 ड्रोन समेत कई दूसरे तरह के मानव रहित विमान दिए हैं। सवाल ये कि क्या मोजेर 10 के लॉन्च के साथ ही ईरान पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध और सख्त हो जाएंगे। एक अहम सवाल ये भी है कि इस आधुनिक ड्रोन के आ जाने से इलाके का युद्ध क्षेत्र कितना बदल जाएगा। हालांकि इस सवाल का जवाब केवल वक्त ही दे सकता है। नगोर्नो-कराबाख अज़रबैजान के इलाके में एक अर्मीनियाई बस्ती है। अर्मीनियाई मूल के लगभग 1,20,000 लोगों के इस विवादित इलाके में पिछले साल के दिसंबर से ही नाकाबंदी है। इसी का नतीजा है कि यहां पर अर्मीनियाई राजधानी येरेवान से आने वाले बुनियादी खाद्य पदार्थों, जरूरी दवाओं और ईंधन की आपूर्ति कटी हुई है। नगोर्नो-कराबाख की आबादी को भूख और मानवीय त्रासदी की आशंका का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहां के निवासियों का आरोप यह है कि भूख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके बहुत धीमी गति से उनका नरसंहार किया जा रहा है। हालांकि अज़रबैजान ऐसी किसी भी नाकाबंदी से इनकार करता है। उसका दावा है कि पर्यावरण से जुड़े नियमों को तोड़कर उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन असल में सच क्या है? हमारी अगली रिपोर्ट इसी बात की पड़ताल करती है।
काकशस क्षेत्र के कट्टर दुश्मन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख का इलाका दशकों से विवाद का केंद्र रहा है। पिछले 3 दशक में इस पहाड़ी क्षेत्र में 2 युद्ध लड़े जा चुके हैं। 1994 में खत्म हुई अलगाववादी लड़ाई में यह इलाका अर्मेनियाई सेना द्वारा समर्थित अर्मेनिया के जातीय गुटों के कब्जे में आ गया। अर्मेनियाई सेना ने अजरबैजान के आसपास के अच्छे खासे इलाके पर भी अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन 2020 में अर्मेनिया के साथ हुए 6 हफ्ते के युद्ध में अजरबैजान ने आसपास के इलाके पर वापस कब्जा कर लिया। रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ। हालांकि इससे नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपानाकर्ट सिर्फ लाचीन कॉरिडोर के जरिए ही अर्मेनिया से जुड़ी रह गई। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रास्ता देने वाले 5 किलोमीटर चौड़े लाचीन गलियारे की निगरानी रूसी शांति सैनिक करते हैं। पिछले दिसंबर में खुद को पर्यावरण कार्यकर्ता बताने वाले अजरबैजानी नागरिकों ने इस गलियारे की नाकेबंदी कर दी। रूसी शांति रक्षकों ने भी उनकी तरफ से आंखें मूंद लीं। इस साल के अप्रैल में अजरबैजान के सीमा रक्षकों ने इस रास्ते पर एक चेक पॉइंट भी बना लिया। इससे इस गलियारे की नाकेबंदी और सख्त हो गई। इसके बाद जुलाई की शुरुआत में तनाव और बढ़ गया, जब अजरबैजान ने लाचीन कॉरिडोर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इससे यहाँ पर मानवीय संकट को लेकर चिंता पैदा हो गई। हम मार्केट या दुकानों में नहीं जाते क्योंकि वो बंद हैं। वो कुछ भी नहीं बेच सकते और एकमात्र जगह जहां हमें भोजन मिल सकता है वो लोकल मार्केट है, और वहां भी ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि जब हम शहर जाते हैं हम ग्रामीण इलाकों से खाने पीने की चीजें लेते हैं, लेकिन हमारे पास गैस या कोई अन्य ईंधन नहीं है। पूरे आटाक इलाके में मुश्किल से ही कोई कार बची है और इस वजह से हमारे पास गाँव से शहर तक सब्जियाँ और फल लाने का भी मौका नहीं है, और ये उस मुद्दे का एक छोटा सा ही हिस्सा है जिसका हम फिलहाल सामना कर रहे हैं। 8 अगस्त को अर्मेनियाई पुलिस ने मध्य येरेवन में 1 दर्जन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जिनमें ज्यादातर युद्ध में हिस्सा ले चुके सेवानिवृत्त लोग थे। उन्होंने एक सरकारी इमारत की घेरेबंदी कर दी थी। प्रदर्शनकारी अधिकारियों से लाचीन कॉरिडोर की नाकेबंदी को खुलवाने की मांग कर रहे थे। अगले दिन युद्ध में हिस्सा ले चुके निहत्थे और सेवानिवृत्त अर्मेनियाई लोग वॉलंटियर्स लाचीन गलियारे के पास इकट्ठा हो गए। वो लाचीन गलियारे को खोलने की कोशिश करने लगे, जिससे सीमा रक्षकों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। अलग हुए क्षेत्र की अजरबैजानी नाकेबंदी के 9वें महीने में पहुंच जाने के बाद से नागोर्नो काराबाख के लोगों के लिए भोजन, दवाएं और दूसरी जरूरी चीजों को पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सुपरमार्केट खाली हैं और ईंधन की कमी के कारण सार्वजनिक बस सेवाएं बंद हो गई हैं। शहर में कोई हलचल नहीं है और कई जिलों में पानी और बिजली भी नहीं है। अगर इस नाकेबंदी को जल्दी ही नहीं हटाया गया तो ये अर्मेनियाई मूल के स्थानीय आबादी के लिए नरसंहार की तरह साबित हो सकती है। लेकिन अजरबैजान इन दावों को बेबुनियाद और गलत बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में इसका मतलब क्या है। नरसंहार के अपराध का मतलब ये है कि जातीय वजहों से किसी समूह के लिए जीवन के ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि उनके विनाश की नौबत आ जाए। नरसंहार का मतलब ये है कि ठीक ऐसा ही वहाँ हो रहा है, क्योंकि लाचीन गलियारे की नाकेबंदी का मकसद वहाँ के लोगों को भूखा मारना है। ये अर्मेनियाई लोग केवल तभी रह सकते हैं जबकि ये गलियारा खुला हो और वहाँ भोजन हो, और उन्हें पिछले महीने से खाने पीने की चीजें नहीं मिली हैं, लिहाजा वो कुछ ही हफ्तों में मर जाएंगे। Is this corridor is open and they receive the food, and they are not receiving food for the last months, so they will die in a few weeks. ऐसा कहा जाता है कि मुश्किल वक्त में मुश्किल दिखने वाले हल निकालने की जरूरत होती है। नागोर्नो काराबाख के लोगों ने खुद को केवल स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली चीजों को ही खाने तक सीमित रखा है। यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर पैदा की गई चीजें भी कभी कभार ही स्टेपनाकर्ट तक पहुँच पाती हैं, क्योंकि किसानों के पास अपनी उपज को बाजार तक लाने का ईंधन खत्म हो चुका है। सोवियत संघ के विघटन के बाद बने मुल्कों पर अपना असर दिखाने के लिए रूस यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है। इस वजह से ये संकट और गहरा हो गया है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नागोर्नो काराबाख की दुर्दशा पर चिंता जताने के बावजूद उसकी परवाह नहीं कर रहा है, क्योंकि संकट में फंसे इस इलाके में प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। 9 महीने से घेरेबंदी झेल रही स्थानीय अर्मेनियाई आबादी एक मानवीय त्रासदी को टालने की उम्मीद कर रही है, और उसकी उम्मीद
बाहर से मिलने वाली मदद पर टिकी है। 23 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका गन वायलेंस की एक और वारदात से हिल गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के एक बार में एक बंदूकधारी ने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और कई अन्य लोगों को घायल कर दिया। पुलिस अफसरों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया। बताया जा रहा है कि हमलावर खुद एक पुलिस अफसर रह चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका में औसतन रोज 50 से ज्यादा लोग बंदूक से होने वाली हिंसा में मारे जाते हैं। सर्वेक्षणों से साफ है कि 57% अमेरिकी लोग हथियार रखने के लिए सख्त कानून लागू किए जाने के हक में हैं। इसके बावजूद कांग्रेस में बैठे रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने हथियार रखने के सख्त कानून बनाने की कोशिशों का बार-बार विरोध किया है। अमेरिका के गले की फांस बन चुके इस मुद्दे पर और विस्तार से देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। आजाद लोगों की जमीन कहा जाने वाला अमेरिका असुरक्षा और आशंकाओं से घिरा हुआ है। पिछले बुधवार को महामारी बन चुके गन वायलेंस ने फिर से लोगों की जान ले ली। 1884 में स्थापित कुक कॉर्नर बार दक्षिणी कैलिफोर्निया के बाइकर समूहों के बीच लंबे वक्त से लोकप्रिय है। मोटरसाइकिल चलाने वाले और जोशीले लोग लंबी सवारी के बाद लाइव संगीत, ओपन माइक नाइट्स या आराम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। बुधवार की शाम को एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने ऑरेंज काउंटी के ग्रामीण ट्रेबुको कैनियन इलाके में बने कुक कॉर्नर बार में मौजूद लोगों पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आज रात 7 बजे के आसपास शेरिफ ऑफिस को क्रुक्स कॉर्नर पर गोलीबारी होने की सूचना मिली। 6:07 पर हमारे अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए और लगभग 7:08 पर एक अधिकारी ने बंदूक से लैस एक शख्स को ललकारा। एक अधिकारी के साथ उसकी गोलीबारी हुई और उसे मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। उस बंदूकधारी को पुलिस ने मार गिराया। उसकी पहचान 59 वर्षीय जॉन स्नोलिंग के रूप में की गई। वो वेंचुरा पुलिस विभाग का एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी था जिसने 1986 से 2014 तक नौकरी की थी। इस हाथापाई में कम से कम 5 और लोग गोली लगने से घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे फायर फाइटर्स पैरामेडिक्स ने कई मरीजों की जांच की। 6 मरीजों को स्थानीय ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जिनमें से कुछ को गोली लगने से चोट लगी थी। इसके अलावा हमने 4 लोगों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया। ये वो त्रासदी है। हमारा समाज इससे मुकाबला करना जारी रखेगा। ऑरेंज काउंटी फायर अथॉरिटी और ऑरेंज काउंटी शेरिफ एक साथ स्टैंड बाय के लिए यहाँ मौजूद हैं। बंदूकें अमेरिकी संस्कृति और राजनीति के ताने बाने में रच बस गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका बंदूकों की सनक वाले 33 करोड़ लोगों का देश है, जिनके पास 400 करोड़ से ज्यादा बंदूकें हैं। वहां रहने वाले लोगों से कहीं ज्यादा तादाद में वहां बंदूकें हैं। इस वजह से अमेरिका में किसी भी विकसित देश के मुकाबले बंदूक से होने वाली मौतों की दर सबसे ज्यादा है। अमेरिका के आधे से ज्यादा बालिग लोगों ने बंदूक से जुड़ी हुई किसी न किसी तरह की हिंसा का कभी न कभी सामना जरूर किया है। इन डरावने आंकड़ों के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी के लोग अमेरिका में हथियार रखने के संवैधानिक अधिकार के कट्टर समर्थक हैं। उन लोगों ने हथियार रखने के सख्त कानून बनाने की कोशिशों का बार बार विरोध किया है। उनकी दलील है कि बंदूकों से होने वाली हिंसा से निपटने का सही तरीका अधिक से अधिक लोगों को बंदूकों से लैस करना है। बंदूक नियंत्रण कानून पर इस सियासी लकवे की स्थिति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को रहने की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बना दिया है। अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, या किसी मॉल में शॉपिंग करते खरीदार, या सड़क पर चल रहे आम राहगीर, या किसी बार में दोस्तों के साथ मस्ती करने वाले। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहां बंदूक से लैस कोई व्यक्ति ना हो जो अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाएगा। तो ये था हमारा आज का शो। आपको ये शो कैसा लगा आप हमें जरूर लिखकर बताइए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे आईडी के जरिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
Z News.